Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, आज जानेंगे नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य शास्त्र इस दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और 2500 साल पहले ये लिखा गया था। बहुत ज़्यादा किसने लिखा, एग्जैक्ट डेट क्या थी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रंथ है और उसके बारे में चलिए जानते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं उसके ओरिजिन के बारे में। नाट्यशास्त्र इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत टेक्स्ट ऑन इंडियन ड्रामेटर्जी। संस्कृत का टेक्स्ट है और ड्रामेटर्जी, आर्ट ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन के ड्रामा कैसे लिखा जाए, उसे कैसे स्टेज पे प्ले किया जाए, उससे संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस को कहते हैं ड्रामेटर्जी। तो संस्कृत टेक्स्ट है और जो इंडियन ड्रामेटर्जी के ऊपर अपनी कमेंट्री देता है। इट इज़ ए कमेंट्री ऑन इंडियन एस्थेटिक्स, पोइटिक्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक डांस, म्यूजिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ये कमेंट्री है किसके ऊपर? परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर, पोइटिक्स के ऊपर और एस्थेटिक्स के ऊपर। इट मीन्स वो चीज़ें जिन्हें हम एंजॉय करते हैं, प्लेजर जिनमें हम गेन करते हैं और क्यों आ रहा है वो प्लेजर, ये एस्थेटिक्स से रिलेटेड, और कैसे होनी चाहिए वो कॉम्पोजिशंस, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। अब इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये लिटरेचर से रिलेटेड है, बल्कि इसमें जो रूल्स, रेगुलेशंस और सिद्धांत बताए हैं दे आर एप्लीकेबल टू डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई नाट्यशास्त्र इज ए फेमस बुक इवन इन डांस एंड म्यूजिक। The composition date of Natya Shastra is unknown and estimates vary between 200 BC to 200 AD। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके बारे में नहीं पता है। बहुत सारे क्रिटिक्स अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं इसके बारे में कि इसकी डेट कब है, लेकिन ये मैक्सिमम क्रिटिक्स ने माना कि ये 200 BC से लेकर 200 AD के बीच का लिखा गया ग्रंथ है। और किसने लिखा इसके बारे में भी बहुत डिस्प्यूट है। कई क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, इसे बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये इतना सिंक्रोनाइज्ड है, चीज़ें एक के बाद एक ऐसे आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है। पर ऑल मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिक्स एग्री दैट इट हैज़ बीन रिटन बाई भरत मुनि। ये पोइट्री में लिखा गया है, वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, बट सम ऑफ द पैसेजेस ऑफ इट आर कंपोज्ड इन प्रोज ऑल्सो। नाउ इसके पीछे एक कथा है कि ये कैसे ओरिजिन हुआ नाट्य शास्त्र का, उसे डिस्कस करते हैं, वो मिथ डिस्कस करते हैं, वो कथा डिस्कस करते हैं। और ये कथा ऐसा नहीं है किसी ने अपनी तरफ से लिख दी, बल्कि ये नाट्य शास्त्र में ही डिफाइन की गई है। ऑल गॉड्स रिक्वेस्टेड लॉर्ड ब्रह्मा टू प्रोड्यूस समथिंग टू प्ले विच कुड बी सीन, हर्ड, एंजॉयड बाई ऑल पीपुल। इससे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे थे और वो वेद ज़िंदगी कैसे जी जाए और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेटेड उनमें बताई गई थी। एंड दे वेर द कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट काइंड्स ऑफ बुक, और वो बुक्स सारे लोग नहीं पढ़ सकते थे, और इसलिए जब धरती पे थोड़ी समस्याएं बढ़ीं और राजा अपने काम पूरी तरीके से सही नहीं कर पाए, मानव का पतन होने लगा, तो कुछ देवताओं ने सोचा कि कुछ ऐसा भी प्रोड्यूस किया जाना चाहिए जिससे सब लोग पढ़ सकें और जो उन्हें ज़िंदगी के बारे में कुछ लेसन भी दे सके। और इसीलिए इंद्र और बाकी सारे देवता ब्रह्मा के पास गए कि वो कुछ प्रोड्यूस करें जो सिर्फ पढ़ाई ना जाए, बल्कि सीन, उसे देखा जा सके, सुना जा सके और उसे एंजॉय किया जा सके सभी लोगों द्वारा, सिर्फ पढ़े लिखों द्वारा नहीं। फिर ब्रह्मा ने उनकी रिक्वेस्ट स्वीकार की एंड इन हिज मेडिटेशन ही एक्सट्रैक्टेड एसेंस फ्रॉम ऑल 4 वेदास एंड क्रिएटेड नाट्य वेदा। और उन्होंने फिर 4 वेदों में से थोड़ा थोड़ा कुछ लेके एक 5वें वेद की क्रिएशन कर दिया और उसे नाट्य वेदा और 5th वेदा और नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने भरत मुनि से कहा कि इस आर्ट को मैनकाइंड तक पहुंचाओ, और भरत ने फिर वही किया, और इसीलिए भरत मुनि को फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म भी कहते हैं।
पूरा नाट्यशास्त्र जो है वो डायलॉग्स के बीच डायलॉग्स के रूप में है, मतलब डायलॉग्स हैं कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई क्या, वो उनके शिष्य हैं, उनके बेटे हैं और दूसरे मुनि हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं और भरत उन प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। और मेनली वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट मेन 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हीं का डिटेल्ड आंसर इतना बड़ा है कि इतनी 36 चैप्टर्स की एक बुक बन जाती है जिसे आप नाट्यशास्त्र कहते हैं। ये देखिए स्लाइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि नाट्य वेद और द 5th वेद और द नाट्य शास्त्र, कुछ भी नाम दीजिए आप उसे, किस किस वेद से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए ऋग वेदा से आर्ट ऑफ स्पीच, रेसिटेशन कैसे होना चाहिए, बोलेंगे कैसे, एक्टिंग क्या होनी चाहिए, ये यजुर्वेदा से, म्यूजिक और सॉन्ग का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सामवेदा से, और अथर्ववेदा से रस थ्योरी और रस और भाव के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि पर्पस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और नाट्यशास्त्र बेसिकली यही है कि किस तरीके से जब कोई ड्रामा दिखाया जाए तो ऑडियंस में एक रस की अनुभूति हो, एक आनंद की अनुभूति हो। रस थ्योरी को डिटेल में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन रस का उत्पन्न होना इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी ड्रामा का। अब उसके हिसाब से कैसे स्पीच सेट हो, कैसे एक्टिंग सेट हो, कैसे म्यूजिक सेट हो, यानी बाकी जो तीनों चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, या कहिए कि वो रस और भाव के लिए ही वर्क कर रही हैं। नाउ द कमेंट्री ऑन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड ग्रंथ है कि वो आसानी से समझ में सभी लोगों को नहीं आता और इसीलिए कुछ जो ऋषि मुनि और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उसके ऊपर अपनी कमेंट्री दी। अब उनमें से कई सारी कमेंट्री तो खो चुकी हैं या उनके कुछ कुछ पार्ट बकाया हैं, लेकिन ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट अथॉरिटेटिव कमेंट्री ऑन नाट्यशास्त्र अवेलेबल है जिसका नाम है अभिनव भारती। ये अभिनव भारती अभिनव गुप्त नाम के एक व्यक्ति ने लिखी। वो फिलोसोफर थे, सेज थे और कश्मीर के रहने वाले 11वीं सेंचुरी के एक फ़िलासफ़र थे। उन्होंने इसके हर एस्पेक्ट के डिस्कस किया है और इसीलिए जब भी हम भरत का टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इस बुक की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए इस स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि आपको नाट्यशास्त्र एक बार में तो समझ में नहीं आ सकता क्योंकि इतना डिटेल्ड है, लेकिन उसमें क्या क्या है ये आप इसमें समझ सकते हैं। टोटल उसमें 36 चैप्टर हैं और श्लोक जिसे बोलते हैं, पोएटिक वर्सेस यहाँ पे कहा है 6000 पोएटिक वर्सेस हैं। और देखिए क्या किस किस चीज़ पे कमेंट करता है कि ड्रामेटिक कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ड्रामा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्ले का ड्रामा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्टेज का कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेज मीन्स स्टेज कैसी बननी चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, बॉडी मूवमेंट्स एक्टर के कैसे होने चाहिए, म्यूज़िक और एक्टिंग को कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए, मतलब ताकि ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ सके और रस की उत्पत्ति हो सके, और कितने तरीके की एक्टिंग होती है और कैसा मेकअप, कॉस्ट्यूम, डायरेक्टर का रोल क्या होता है और इन सारी चीज़ों का कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि नाट्यशास्त्र में डिस्कस किए गए हैं। अब देखिए ऑल 36 चैप्टर्स को मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। फर्स्ट चैप्टर है नाट्य उत्पत्ति, कि नाटक की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसा होता है, ये कैसे हुआ, ये इसमें बताया है और इसमें 127 श्लोकाज हैं। इसमें चीज़ें डिस्कस की गई, वो मिथ भी बताई गई कि कैसे नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति हुई। उसके बाद और इसमें नाट्य मंडपा सेकंड चैप्टर है। नाट्य मंडपा मीन्स नाटक जहाँ खेला जाएगा वो थिएटर कैसा होना चाहिए, इसको बताने के लिए 105 श्लोक लिखे गए हैं। 3 तरीके के थिएटर मुख्य रूप से बताए गए हैं इसमें, एक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्राइंगल, और कैसे उनमें अरेंजमेंट होना चाहिए, स्टेज कैसी होनी चाहिए रेक्टेंगुलर थिएटर में, स्क्वायर में या ट्राइंगल में, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन इट। नाउ द चैप्टर 3
is related to रंग देवता पूजा. It means worship of gods and goddesses. कि किस तरीके से कार्य शुरू होने से पहले पूजा और वो विधान है, ये सारी चीज़ें इसमें 102 श्लोक्स में बताई गई हैं. नाउ द चैप्टर 4 में डांस बताया गया है और डांस में बताया कि कैसे पोस्चर हों और 108 पोस्चर बताए हैं. 32 मूवमेंट ऑफ लिम्स यानी हाथ और पैरों को कैसे चलाना है ये बताया गया है और बॉडी के जेस्चर्स कैसे होने चाहिए ये भी बताया गया है. चैप्टर 5 डिस्क्राइब करता है पूर्व रंग विधाना. इट मीन्स वो कौन से रिचुअल्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो जब ड्रामा का प्रेजेंटेशन शुरू हो उससे पहले कौन से पूजा पाठ और कौन सी जो रिचुअल्स हैं हमारे और सेरेमनीज़ हैं वो हमें वहाँ पे करनी चाहिए, वो बताया है. चैप्टर 6 और 7 रस थ्योरी को डिस्क्राइब करता है. आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये वाली बात. रस थ्योरी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट हैज़ been described in the chapter number 6th and 7th. Chapter 8th to 13 ये डिस्क्राइब करते हैं आर्ट ऑफ एक्टिंग को, कि एक्टिंग भी एक कला है और उसे निखारने के लिए क्या और कैसे होना चाहिए. स्टेज पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे हीरो लेके चलता है या और करेक्टर्स के हाथ में हैं, वो वेपन्स को कैसे पकड़ें और दूसरी चीज़ें जो हैं जैसे ड्रेस का ही कोई आइटम है उसे कैसे पहनना है, पकड़ना है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं. और स्टेज मूवमेंट कैसा हो, जब स्टेज पे चलें लोग तो किस तरीके से चले, क्या करें, ये सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है. नाउ द चैप्टर 14 to 19 इसमें स्पीच वॉइस कैसी होनी चाहिए. उसके अलावा वर्स मीटर के बारे में कि किस तरीके के सॉन्ग्स और उसका मीटर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब डिस्क्राइब किया गया है. चैप्टर 20 और 21 में ड्रामा कितनी तरीके का होता है, ड्रामा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये डिस्क्राइब किया गया है. 22 से लेके 26 चैप्टर तक मूड, ये आगे आएंगे आप समझिएगा. जब हम रस थ्योरी पे बताएंगे तब मूड भी बताएंगे. ड्रेस का क्या महत्व है, कॉस्ट्यूम का क्या महत्व है ड्रामा में, जेस्चर्स कैसे होते हैं, मेकअप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, आई का कैसा मेकअप और लिप्स का कैसा मेकअप, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं. नाउ द चैप्टर 27 इसमें बताया कि अगर कोई भी ड्रामा हम लिखते हैं तो बेसिकली लिखते इसीलिए हैं कि वो सक्सेसफुल हो. तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए कोई भी ड्रामा प्ले करने से पहले, वो सारे डिस्कस किए गए हैं. नाउ द चैप्टर 28 to 33 आर डिस्क्राइबिंग द थियरी ऑफ म्यूज़िक और कितने तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो सकते हैं ड्रामा के टाइम पे, टेक्निक्स ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, ये म्यूज़िक वाला पार्ट है. उस समय ड्रामा जो है बेसिकली टेम्पल्स में होते थे, उसमें डांस और म्यूज़िक अच्छे से इंक्लूड होता था. तो लेकिन अब सिर्फ डांस वाला पार्ट अलग भी हो गया है. बट दीज ट्रेडिशंस वी आर फॉलोड और शुड बी फॉलोड. इट हैज़ बीन रिटन इन नाट्य शास्त्र और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं सिंगिंग की और सॉन्ग्स के बारे में बताया है. चैप्टर 34 एंड 35 आर डिस्क्राइबिंग द टाइप्स ऑफ करेक्टर्स, कितने तरीके के करेक्टर्स हो सकते हैं ड्रामा में और रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या सिद्धांत हैं और किस तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं यानी म्यूज़िक, डांस और ड्रामा पूरी तरीके से ये हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है. क्योंकि बेसिक पर्पज़ यही था कि जो लोग ड्रामा देखने आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़ के ही नहीं बल्कि देख के और सुन के समझ सकें कि ज़िंदगी में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए और लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट है. तो कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट, राइट और रॉन्ग की डिसीजन लेने की शक्ति इससे आ सके, वो सब इसमें डिस्कस किया है. एंड लास्ट वन द 36th चैप्टर और इसमें वो मिथ रिलेट की है जो थिएटर से रिलेटेड है और इसी में वो स्टोरी है 100 सन्स ऑफ भरत मुनि की. तो नटशेल में आपने कुछ समझा होगा नाट्यशास्त्र के बारे में और याद रखिएगा उन सारी चीज़ों को. नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे रस थ्योरी के बारे में और देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रस एंड रसा थ्योरी. सो थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग.